Hello everyone, myself Ayushi Sharma. Today I welcome you on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से हम टीचर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ चुका है बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो विदाउट एनी तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। 11th और 12th इकोनॉमिक्स का हम दोनों का ही पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं चैनल के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में इकोनॉमिक्स के थोड़ा थोड़ा पार्ट एसएसटी के थ्रू पढ़ा है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बारे में बात कर लेंगे इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या और किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। फिर बेसिक टर्म्स हैं जो जो 1 1 मार्क के लिए या बाकी हमारे कंसेप्ट के लिए हेल्पफुल होंगे, उन टर्म्स को देख लेंगे। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, स्टैटिस्टिकल टूल, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम जो चैप्टर 1 के बारे में बात कर रहे हैं वो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में जहाँ तक बात करते हैं, 11th का सिलेबस 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को पहले स्टार्ट करने का रीज़न ये है, कहीं ना कहीं 9th एंड 10th में आपका बेस होता है थोड़ा सा, ताकि हम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकें आपके प्रीवियस सिलेबस से। इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स के मतलब को भी समझने से पहले कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन रहे हैं। जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे हैं वो एडम स्मिथ साहब रहे हैं। एडम स्मिथ साहब ने इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन देकर इकोनॉमिक्स को शुरुआत दी थी। इकोनॉमिक्स को एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फॉर्म में जो पहचाना गया था, बट इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स किस नाम से जाना जाता था या पहले कभी किसी और ने शुरुआत दी थी, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि चाणक्य जी ने इसकी शुरुआत की थी। अर्थशास्त्री कहा जाता था, चाणक्य नीतियाँ बहुत फेमस हैं। उनको एंशियंट इंडियन टीचर भी कहा जाता था, बट टेक्निकल सेंस में या मॉडर्न इकोनॉमिक्स को जो डिफाइन किया गया है वो एडम स्मिथ ने किया था, तो हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ साहब को कहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स किस वर्ड से आया है। इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड से आया है। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं हमारे। फर्स्ट वन इज इकोस एंड सेकेंड वन इज निमेन। इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। या हम ये कह सकते हैं इकोस का मतलब जो एग्जैक्टली मीनिंग है वो अ हाउस है, निमेन का टू मैनेज है। तो इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में बात करिए। अगर हम सिर्फ वर्ड के थ्रू इकोनॉमिक्स के मतलब को समझते हैं, इट्स मीन द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट ये नैरो सेंस मीनिंग है, इसको हम ब्रॉडर सेंस मीनिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल मीनिंग की इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि हर चीज़ के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, हर डेफिनेशन के, हर मीनिंग के कुछ की पॉइंट्स होते हैं। हर पैराग्राफ के अंदर, इवन आंसर शीट के अंदर हम बहुत लेंदी लेंदी पैराग्राफ्स लिख देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स भी लिखाते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट द गुड मार्क्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन की पॉइंट्स को मिस कर देते हैं। तो जब भी कोई टीचर आंसर्स चेक कर रही होती है तो उस आंसर शीट पर, एग्जामिनेशन शीट पर वो की पॉइंट्स मिस कर रही होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट वो की पॉइंट्स को आप प्लीज़ ध्यान में दीजिएगा। तो की पॉइंट्स कौन से हैं, लाइक अपनी क्लासेस के दौरान मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशन शीट पर ज़रूर होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो ओके, फाइनली हम मीनिंग के ऊपर आते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज अ स्टडी दैट इट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्स, रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट इन रिले, यानी कि ये दो चीजों को स्टडी करता है।
लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब लिमिटेड होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, दो चीजों को स्टडी करता है, स्कार्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। अभी स्कार्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स हैं क्या? हमारी जो खर्चने की क्षमता है वो लिमिटेड है, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। इस बिहेवियर को स्टडी करने को हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। कि जो, अब फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 40,000 है, अब उस 40,000 के अंदर आप कुछ चीजें ही परचेज कर सकते हो, किसी ना किसी चीज का आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। और उसी सेक्रीफाइस, जो हम उस सेक्रीफाइस को ही हम अपनी इकोनॉमिक्स की स्टडी कह रहे होते हैं, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी वांट्स हैं, इच्छाएं, आज हमें ये चाहिए तो एट द नेक्स्ट मोमेंट हमें कुछ और भी चाहिए। तो ये इस स्टडी ऑफ दैट बिहेवियर को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस जल्दी से बात कर लेते हैं हम डेफिनेशंस के बारे में। मैं पर्सनली प्रिस्क्राइब करूंगी आपको कि आप डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर स्टिल फिर भी आपको कोई दिक्कत है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप याद करना चाहते हैं डेफिनेशंस को, तो आप याद कर सकते हैं। हम डेफिनेशन के मतलब आपको ज़रूर समझा देंगे कि कौन सी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। बट इसके अलावा मैं डेफिनेशंस को क्रैम करने को थोड़ा फोकस कम करने को कहूँगी। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि आप क्रैम कर सकते हो, तो इट्स बीइंग योर चॉइस, आप क्रैम कर लीजिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले एडम स्मिथ ने क्या कहा था। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी थी हमारे, इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी थी। वेल्थ डेफिनेशन में इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ है, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था। इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पर था जो भी चीजें हमारी ह्यूमन सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर रही हैं, वो इकोनॉमिक्स होगी। वो वेल्थ डेफिनेशन इन्होंने दे दी। अल्फ्रेड मार्शल ने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके वेलफेयर कह दिया था। इन्होंने कहा था कि वेल्थ को हम मटेरियल वेलफेयर से ही रिलेट करते हैं, और इकोनॉमिक्स सिर्फ मटेरियल वेलफेयर से रिलेटेड नहीं होती। इकोनॉमिक हमारे ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होती है, जो हमारा रियलिस्टिक वेलफेयर है उससे रिलेटेड होती है इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने ये समझा दिया था कि सिर्फ मटेरियल वेलफेयर नहीं होता, वेल्थ नहीं होती, वेलफेयर के बारे में हम डील कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया, ये वेलफेयर डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स, वेल्थ डेफिनेशन नहीं है। फिर प्रोफेसर लाइनन रॉबिन्स ने क्या कहा कि ये स्कार्सिटी डेफिनेशन है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें, काफी कुछ था जो इम्पोर्टेंट था वो इन्होंने, प्रोफेसर लाइनन रॉबिन्स ने दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है कि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो कैसे अराइज होती है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कैसे अराइज होती है। तो इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बात करा था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, एंड द थर्ड वन इज कि हमारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फर्स्ट वन लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रोफेसर लाइनन रॉबिन्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी। सेकंड वन लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद अनलिमिटेड वांट्स, थर्ड वन अल्टरनेटिव यूजेस। इन्होंने ये कहा था कि इन तीनों चीज़ों से रिलेट कर रहा है, हमारे इन तीनों चीज़ों की स्टडी से रिलेट कर रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, सबसे पहली बात तो वो लिमिटेड हैं। हमारी जो क्षमताएं हैं वो लिमिटेड हैं, खर्चने की जो क्षमताएं हैं वो लिमिटेड हैं हमारे पास, जो स्पेंड करने की क्षमताएं हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। प्लस इन्होंने कहा जो इच्छाएं अनलिमिटेड भी हैं, और जिन चीजों को लेकर इच्छाएं हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट है, या मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट कंजप्शन उसका डायरेक्टली कंज्यूम है। सेकेंड, आप बटर मिल्क ले रहे हो, आप बटर ले रहे हो, आप कर्ड ले रहे हो, ये सारे ही मिल्क के कन्वर्जन के, मिल्क से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं मिल्क को हम सिर्फ डायरेक्टली कंज्यूम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको मिल्क बटर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको कर्ड के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दही के लिए, लस्सी के लिए, और हम उसको मक्खन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ दूध पीने के इस्तेमाल में नहीं आ रहा, बाकी सारी चीज़ों उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। इन्होंने इन तीन चीज़ों के बारे में बात भी की थी प्रोफेसर लाइनन रॉबिन्स ने। उसके बाद प्रोफेसर सैमुअलसन ने डेफिनेशन दी थी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड, इन्होंने कहा था कि
हम सोसाइटी के अंदर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और अनलिमिटेड वांट्स को जो हम समझते हैं, उसको ग्रोथ कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे कर सकती है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा और स्कार्सिटी डेफिनेशन थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया था। तो स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशंस इम्प्रूव होती चली गई। इन चारों ने डेफिनेशंस दी थी। अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट्स हमारे, जो बेसिकली आप देखते हैं वो प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कॉमनली आपको बुक्स में मिल जाते हैं, और आप इन तीनों को मेन मान सकते हो कि प्रोडक्शन, कंजप्शन। बाकी आप इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज को इग्नोर नहीं कर सकते हम, बट ठीक है, कुछ लोग इन्हीं के भी अंदर ही इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज को भी इंक्लूडेड मान लेते हैं। तो अलग से करना चाहते हो अलग से, बस मैं यहाँ पर कवर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे आपके मीनिंग क्लियर करने हैं यहाँ पर। कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, तीन ही लिखोगे तो गलत नहीं होंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। हम सीधा बेसिक टर्म्स पर जाते हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी कवर कर लेंगे। बेसिक टर्म्स करते हैं सबसे पहले। बेसिक टर्म्स में जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है या टर्म है, जो इकोनॉमिक्स के बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए, वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी होना किसी चीज़ की। व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट एनफ टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, जब हमारी रिसोर्सेज नहीं एनफ है, नहीं पूरी हो रही हैं हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो हम उसको स्कार्सिटी की, कमी की सिचुएशन कह देते हैं। कि जब हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपनी हर वांट को पूरा कर सकें, तो वो कमी की ही सिचुएशन हो गई हमारे लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, यानी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है हमारी, कम है। सॉरी, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड क्या है हमारी, कम है। इसके बारे में बात कर रही है ये। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है अपनी सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा होता है अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। अब वैसे तो आप लोग 10th में गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। गुड्स वो चीजें होती हैं जो टेंजिबल होती हैं। अब ये टेंजिबल क्या होता है? टचेबल, उनको हम गुड्स कहते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? जो कि इनटेंजिबल होती हैं, यानी कि नॉट टचेबल, इनको हम सर्विसेज कहते हैं। तो मीन्स जो भी टेंजिबल टचेबल चीजें हैं उनका व्यापार हो रहा है वो गुड्स हैं, और जो भी नॉन टचेबल थिंग्स हैं उनका व्यापार हो रहा है वो सर्विसेज हैं। अब नॉन टचेबल थिंग्स कौन सी बिकती हैं मार्केट में? सर्विसेज। डॉक्टर की क्या सर्विस टचेबल होती है? नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज टचेबल है? नहीं। तो ये सब क्या है? टीचिंग टचेबल है? नहीं। ये सारी सर्विसेज क्या है? बिक भी रही हैं, अर्निंग पॉइंट भी है इनसे, लेकिन ये कोई किसी गुड्स में नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक टीचर बुक प्रोवाइड कर रही है, वो टचेबल है। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन कंजप्शन के बारे में, कि कंजप्शन क्या है हमारा। कंजप्शन वो प्रोसेस है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज से कुछ यूटिलिटी वैल्यू इनटेक कर रहे होते हैं। तो जो यूटिलिटी वैल्यू उन गुड्स एंड सर्विसेज से अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए इनटेक कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कंजप्शन कहते हैं। आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, उस सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए जिस प्रोसेस में आप आए उसको कंजप्शन कह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? द वन हु प्रोड्यूस और सेल फॉर द अर्निंग मोटिव, यानी कि इनकम को जनरेट करने के लिए या अर्निंग मोटिव के लिए, अर्निंग मोटिव के लिए जब आप कोई चीज बेचते हो या बनाते हो तो आप प्रोड्यूसर कहलाते हो। प्रोडक्शन क्या होती है? प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? कन्वर्टिंग। जहां जहां कन्वर्जन आएगा किसी भी चीज को, जब जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, तब वो प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर वो अर्निंग मोटिव के लिए है, अगर वो इमोशनल मोटिव से नहीं फाइनेंशियल मोटिव से जुड़ा हुआ है, तो वो कन्वर्जन आपका क्या होगा?
प्रोडक्शन प्रोसेस कहला दिया जाएगा वो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कैसे कैसे, फॉर एग्जांपल आप घर में मिल्क से बटर मिल्क कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट कन्वर्जन हो रहा है, बट वो अर्निंग मोटिव के लिए नहीं है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। एट द सेम टाइम आप अमूल पार्लर में ही, अमूल जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर मिल्क से बटर मिल्क कन्वर्ट हो रहा है, मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो रही है, तो वो सारी क्या है, अर्निंग मोटिव के लिए है, वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। सेविंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, यानी कि आपकी इनकम तो थी ये, लेकिन ये आपने कंज्यूम नहीं करी, तो ये क्या हो गया, सेविंग्स कहलाती। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, वो खर्चा होती हैं। कभी भी प्लीज इन्वेस्टमेंट्स को सेविंग से ना मिलाना। इन्वेस्टमेंट्स आपका खर्चा ही होती हैं, बट वो खर्चा जो बेटर रिटर्न्स के लिए आप कर रहे होते हो, कि यानी कि आप ये समझ रहे होते हो कि इसके बदले में मुझे इससे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कहते हो। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट वन, एक्सचेंज। इम्पोर्टेंट क्यों कह दिया मैंने, वैसे कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है या बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए कह दिया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कैसे, बार्टर सिस्टम बढ़कर आए हैं हम 9th और 10th क्लास के अंदर अपने प्रीवियस क्लासेस में, और हम उससे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इसको। नहीं, उससे कंपेयर नहीं होगा। द एक्ट ऑफ गिविंग और टेकिंग वन थिंग इन रिटर्न टू अनदर, जब आप कोई चीज ले या दे रहे हो एक चीज दूसरे के बदले में, तो उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। ऑब्वियसली एक्सचेंज हो रहा है, किस सेंस में बात की जा रही है, ट्रेड के सेंस में बात करिए। यहाँ पे एक के बदले दूसरी चीज जो ली और दी जा रही है, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू नहीं बात की जा रही, ट्रेड के थ्रू बात की जा रही है, यानी कि पैसे के बदले एक्सचेंज हो रही हैं चीजें। ओके फाइन, नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले यहाँ पर बात देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किस किस को याद है, हमने 9th क्लास में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा था। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा था, तो हमने वहां पर इकोनॉमिक्स में था वो, तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी उसके अंदर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया गया था उसमें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे फैक्टर्स हैं कुछ प्रोडक्शन के। मोस्ट कॉमनली आप बहुत सारी जगह पे लैंड, लेबर, कैपिटल भी देखोगे, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं देखोगे, तो कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल कैसे, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहलाते हैं, हम प्रोडक्शन के समय पर हमें इन चीजों का इस्तेमाल होता ही होता है। जमीन आपको चाहिए ही चाहिए, लोग आपको चाहिए काम करने के लिए, पैसा आपको चाहिए चाहिए, बिजनेस आइडियाज आपको चाहिए चाहिए अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। तो ये सब जो सिचुएशन है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कहलाती है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो ये कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ किसी गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, लोगों तक सामान पहुंचाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। when income is distributed among owners of factors of production, कहने का मतलब ये हो गया उसका कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जिसकी जमीन है उसको रेंट मिला, आपकी खुद की भी जमीन है अगर, तो भी आपने अपने रेंट को तो सेक्रीफाइस किया ना, तो लैंड वाले को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट, ये सब जो प्रोसीजर हैं, ये जब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, सर्कुलर फ्लो में मूव कर रही होती है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, पब्लिक फाइनेंस। ये इसमें हम रोल ऑफ गवर्नमेंट स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में क्या रोल चल रहा है गवर्नमेंट का, और कितनी गवर्नमेंट की इनकम है और कितने खर्चे हैं, उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मतलब क्लियर नहीं होता, तो आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कैसे भी किसी भी तरीके से आप लोग पूछ सकते हो। जल्दी से आगे मूव कर लेते हैं हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक टर्म के ऊपर। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके पास इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, लेकिन ब्रीफली समझने के लिए मैं आपको बस इतना समझा देती हूँ, मैं आपको इतना समझाती हूँ कि जिससे आपकी कभी गलती नहीं होगी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जब जब आप किसी अर्निंग मोटिव के लिए कोई काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ अर्न हो रहा होगा, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। नॉन इकोनॉमिक
यहाँ पर मैंने अर्निंग मोटिव कहा है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं कहा। प्लीज ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसे लिखा जाता है कि लॉस अकरिंग सिचुएशन बता देते हैं वो, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अर्निंग मोटिव को फोकस किया गया है, प्रॉफिट और लॉस मोटिव को फोकस नहीं किया गया है। जहां जहां अर्निंग मोटिव क्रिएट हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और जहां पर आपका नॉर्मल इमोशनल मोटिव चल रहा है, वेल्थ या मनी मोटिव नहीं है, अर्निंग मोटिव नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जितने भी काम कर रहे होते हैं वो अर्निंग मोटिव के लिए होते हैं, तो हमारे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। कंजप्शन प्रोसेस में जो जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं वो जो अर्निंग की थ्रू आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो और उसके बदले में आपने पैसे दिए थे, तो आपने क्या किया, अर्निंग मोटिव क्रिएट किया। किसी ना किसी के लिए जो आपकी अर्निंग थी वो किसी ना किसी की, और आपका एक्सपेंस किसी ना किसी के लिए और के लिए अर्निंग बन चुका है, तो ये अर्निंग मोटिव यहाँ पर क्रिएट हुआ है। एक्सचेंज, ट्रेड होना, बिजनेस होना, व्यापार होना, अगर अर्निंग ऑब्वियसली व्यापार हो रहा है तो किसी अर्निंग मोटिव के लिए हो रहा है, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का फ्लो होता है उसमें, प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में इनकम फ्लो हो रही होती है, तो वो अर्निंग मोटिव होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे जिससे आपको, 4-5 एग्जांपल कर लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या समझाना चाह रही थी मैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज, संस्थाएं होती हैं जो चैरिटी में काम कर रही होती हैं। सोशल एक्टिविटीज, फैमिली गेट टुगेदर्स, मीटिंग्स, ये सब जो सोशली हो रही हैं, जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोशली है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल देते हैं शगन भी तो मिलता है सोशल एक्टिविटीज में, तो वो इकोनॉमिक, वो अपनी इच्छा से होता है, वो कोई कंपल्शन नहीं होता कि सबको इतना देना ही देना है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी रैलीज वगैरह होती हैं, वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक कहलाती है। रिलीजियस एक्टिविटी, जो भी हमारे धर्म से रिलेटेड काम हो रहे होते हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड, वो सारी रिलीजियस एक्टिविटीज में आती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो शेफ है वो होटल के अंदर काम कर रहा है, खाना बना रहा है, उसके लिए वो सैलरी ले रहा है, यानी कि खाना बनाना यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। बट एट द सेम टाइम हमारी मदर हमारे लिए कुक कर रही है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उसके लिए सैलरी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ जगह पर जो थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल आ रहा है वो ये आ जाता है कि कोई संस्था है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, वो खाना प्रोवाइड कर रहा है बट कुछ पैसे ले रहा है उस खाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चैरिटेबल है इसलिए कह दी हमने, बिल्कुल नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं एग्जांपल रिपीट करती हूँ कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, वो खाना प्रोवाइड कर रहा है, खाना प्रोवाइड करते टाइम वो कुछ पैसे ले रहा है खाने के, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे चैरिटेबल था चाहे नॉन चैरिटेबल था। नाम के लगने से चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कन्वर्ट होगी हमारी, हमें ये देखना है कि कोई अर्निंग मोटिव तो नहीं है। अब उसने कहा कि वो अपने सिर्फ कुछ ही पैसे ले रहा है जो उसके लिए बहुत जरूरी है लेने, तो कर तो वो चैरिटी रहा है ना, खाना उसको 20 रुपए का पड़ रहा है, बट वो उस 20 रुपए में से भी सिर्फ 10 रुपए ही लेता है। 20 रुपए का उसको खाना पड़ रहा है, 10 रुपए ही लेता है, वो अपनी लेबर की कॉस्ट नहीं ले रहा, वो सिर्फ चावल वगैरह के पैसे ही ले रहा है। तो अब एक बात ध्यान से समझ लेना, दो कॉस्ट होती है हमारी, एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड वो खर्चा होता है, आप अपना बिजनेस करो या ना करो, आपका वो खर्चा होगा ही होगा, चाहे आप बिजनेस की यूनिट बंद कर दो तब भी वो खर्चा होगा ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है आप काम कर रहे हो तब वो खर्चा लग रहा है। हर बिजनेसमैन उस पल तक काम करता है जब तक वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट सेक्रीफाइस कर रहा होता है, सॉरी फिक्स कॉस्ट सेक्रीफाइस कर रहा होता है, वेरिएबल कॉस्ट पे कर पा रहा, निकाल पा रहा होता है, यानी कि ऊपर के खर्चे निकाल पाना हो ना,
जो एक्चुअल में खर्चे होने ही होने हैं, जो खर्चे जो आप खुद के खर्चे हैं, वो बर्दाश्त कर लेता है वो। हर बिजनेसमैन इस लेवल तक काम जरूर करता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है क्या। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती है, थोड़े डिटेल में हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा हमारे पास। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो पक्का खर्चा, फिक्स खर्चा आपका। जैसे कि आप मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते हैं, उसमें एक फ्लैट बिल होता है, चाहे यूनिट कंज्यूम करो या ना करो, वो फ्लैट बिल आपको पे करना ही करना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट है। एट द सेम टाइम जो यूनिट्स ऊपर से आ रही हैं, जितना आपने कंजप्शन की जो यूनिट्स लगी आपकी, वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो यानी कि आपका, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चले ना चले, फिक्स कॉस्ट तो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, जो ऊपर से आप यूज कर रहे हो यूनिट्स को, वो। तो जब जब आप अपने फिक्स कॉस्ट ही का सेक्रीफाइस कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर रहे हो, तब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हो। यानी कि इन शॉर्ट अभी आप इतना समझ सकते हो कि अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अभी आप ये, अगर कोई भी लोग आपसे पैसा ले रहे हैं किसी चीज के लिए, चाहे वो कह रहे हैं कि थोड़ा ले रहे हैं बिकॉज हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, तब भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही होंगे, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपना खर्चा कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब दो सेंस में बात होती है स्टैटिस्टिक्स के मतलब की, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में। बट किसी भी पेपर में कभी नहीं लिखा था कि प्लूरल सेंस का मतलब बताओ या सिंगुलर सेंस का मतलब बताओ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस बताओ। ये हमें ऑटोमेटिकली पता होता है कि करेक्टरिस्टिक्स प्लूरल सेंस में, स्टेजेस हमारे सिंगुलर सेंस के अंदर है। नॉर्मल लिखा होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताओ या स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी बताओ। तो हम बात कर लेते हैं, अगर हम नॉर्मल सेंस में आप कभी लिखा आ जाए कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब बताना है आपको, तो आपने तीन चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो न्यूमेरिकल डाटा हो किसी भी चीज के अंदर, और वो कंपैरिजन में, कंपैरिजन में इस्तेमाल हो रहा हो, रिलेट कर रहा हो एक दूसरे से। पहला न्यूमेरिकल, दूसरा होमोजीनियस डाटा होना चाहिए, और वो कंपेयर हो रहा हो, ये स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको तीन वो वर्ड्स बताए जो स्टैटिस्टिक्स की हर डेफिनेशन में आपको जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में होती ही इन्हीं चीजों के बेस पर है। न्यूमेरिकल डाटा, होमोजीनियस डाटा होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, और एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल होमोजीनियस होने के साथ साथ वो कंपेयर हो रहा हो डाटा। तो वो सारे क्या आएंगे, आपके स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट बन जाएंगे आपकी। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस के मतलब का। प्लूरल सेंस न्यूमेरिकली फैक्ट्स प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, रिलेट कर रहे हों, जब न्यूमेरिकल फैक्ट्स एक दूसरे को रिलेशन से समझे जा रहे हो कुछ, तो उसको हम प्लूरल सेंस मिलेंगे। और सिंगुलर सेंस के बारे में साइंस और स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, वो सिंगुलर सेंस मतलब है। अब जल्दी से बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, अकेला फैक्ट कभी भी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। फैक्ट्स का जो सच्चाई है उसका समूह हमें स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। बहुत सारे फैक्ट्स, उनके समूह को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। पहला फीचर ये है, अकेला किसी भी, चाहे वो न्यूमेरिकल फैक्ट ही हो, किसी भी चीज का अकेला फैक्ट हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स का डाटा नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स बता दिए गए, वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा की बात नहीं हो रही। बच्चा इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। बच्चे के इंग्लिश में 95 मार्क्स या 98 मार्क्स आए हैं, दैट इज ए क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस से इफेक्टेड होता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉजेस से इफेक्टेड होता है। हमारी जीडीपी के बारे में, हमारी नेशनल इनकम के बारे में खाली एक फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, हमारे एग्रीकल्चर ने कितना काम किया, हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या काम हुआ, हमारे क्या क्या पॉलिसीज आई, उनके एप्लीकेशंस कैसे रहे, अच्छे एप्लीकेशन, जीएसटी आया तो उसका क्या इफेक्ट रहा, डिमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं।
तो जो स्टैटिस्टिक्स है ऐसे उसको भी बहुत सारे फैक्टर, जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो तो बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके जो करेक्टर्स है इफेक्टेड बाय बहुत मल्टीपल कॉजेस से इफेक्टेड होता है वो। रीजनेबल एक्यूरेसी, एक प्रॉपर एक्यूरेसी, बिकॉज हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में बात करते हैं तो हमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी प्रोवाइड होती है, एक जो एक्चुअल सेंस में एक्यूरेसी है वो प्रोवाइड होती है, रीजनेबल एक्यूरेसी, बिकॉज हम क्वालिटेटिव पे सिर्फ बातों में बात नहीं कर रहे, हम न्यूमेरिक्स में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ऑब्वियसली हम वो डाटा लेते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के बारे में उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है उसकी, यानी कि उसके स्पोर्ट्स के बारे में, उसकी ड्राइंग के बारे में, एट द सेम टाइम दूसरे बच्चे की स्टडीज के बारे में बात हो रही है, करिकुलर एक्टिव स्टडीज के बारे में बात हो रही है। तो उस सेंस के अंदर हमारा जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। एक बच्चा पढ़ाई में ऐसा है, अच्छा है, और दूसरे को हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज स्टडीज से स्टडीज कंपेयर होंगी और स्पोर्ट्स गेम्स जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंपेयर होंगी, ठीक है। कभी भी ड्राइंग के मार्क्स हमारे बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स से कंपेयर नहीं होंगे। प्री डिटरमाइंड पर्पस, पहले से पर्पस डिसाइडेड होता है, आप स्टैटिस्टिक्स क्यों कलेक्ट कर रहे हो, किस कारण से वो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट, किसी बच्चे के मार्क्स कलेक्ट हो रहे हैं, उसके 8th के मार्क्स सारे पता करें, फाइनल टर्म के, मिड टर्म्स के, 9th के सारे पता करें, 10th के सारे पता करें, इन सारे ही पता करने की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे कुछ रीजन होगा। रीजन होने का मतलब यह है कि पहले से पर्पस डिसाइड होगा, या तो हमने उसकी ग्रोथ देखनी होगी, या कुछ और रीजन होगा कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो ऑलरेडी पर्पस स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिसाइडेड होता है, तभी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एस्टिमेटेड फॉर्म में होता है, अनुमानिक, हम अनुमान भी लगाते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सैंपल स्टडी ही स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, सैंपल स्टडी भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एस्टिमेट, अनुमानिक हमारे रिजल्ट्स होते हैं। एवरेज, मीन, मीडियन, मोड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, हम एवरेज बेसिस पर चल रहे होते हैं। कैसे एस्टिमेट्स इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे एक एग्जाम्पल्स के बाद थोड़ी देर में। नेक्स्ट वन, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टम में कलेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का पार्ट है ये, कि आप एक सिस्टम में, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आपने 8th का कलेक्ट कर लिया फर्स्ट टर्म का, फिर उसके बाद 9th का कलेक्ट कर लिया फाइनल टर्म का। एक सिस्टम में आप कलेक्ट करोगे, 8th के सारे टर्म्स का कलेक्ट कर लिया, 9th के सारे टर्म्स का कलेक्ट कर लिया, 10th के सारे टर्म्स का डाटा कलेक्ट कर, फिर उनके एवरेजेस निकाले क्या क्या रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक मैनर में हम चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज। स्टेजेस क्या है, डाटा को सबसे पहले किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी को करने के टाइम पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसके प्रोसेस को का नाम होता है क्लासिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, सिस्टमेटिक फॉर्म में एक चीज को लगाना, ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीज को लगाना। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि 8th का डाटा 9th के अंदर मिक्स होगा और 9th का डाटा 10th के अंदर मिक्स होगा। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अलग अलग तरीके हैं डाटा को प्रेजेंट करके, टैबलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है आपने, बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है आपने, डायग्राम्स के थ्रू आपने, ज्यादातर ये पाई चार्ट ऐसे ऐसे पाई चार्ट देखेंगे, इतने परसेंट इतना है, इतने परसेंट इतना है, इतने परसेंट इतना है, ये डायग्राम्स आप देखते हो। टैबलर फॉर्म तो आप बहुत ज्यादा देखते हो, इतने बच्चे के इतने नंबर आए, इतने आए, इतने आए, इतने आए। तो ये सारे टैबलर फॉर्म्स के होते हैं। तो ये सब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर। एनालिसिस ऑफ डाटा, आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो डाटा के अंदर, आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, एवरेजेस यूज कर रहे हो, एवरेजेस यूज कर रहे हो, कोरिलेशन यूज कर रहे हो, रिग्रेशन यूज कर रहे हो, क्या मेथड, मतलब कौन सा प्रोसीजर लगा रहे हो आप डाटा को कंक्लूड करने के लिए, इस डाटा को समझने के लिए, उसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा।
लास्ट वन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा कंक्लूड करना। अब यहाँ पर हम डाटा को अब कंक्लूड ही करने वाले हैं, यानी कि समझने वाले हैं। जो भी हमने एनालिसिस में प्रोसीजर लगाया है, जो मेथड लगाया है, उसके बाद हम उसको क्या करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं डाटा को। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अपनी। स्टैटिस्टिकल टूल एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे स्टैटिस्टिकल टूल क्या है और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी अभी हमने बात करी है इन स्टैटिस्टिकल स्टडीज के बारे में। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कैसे कैसे कलेक्ट होता है, एक सेंसेक्स मेथड होता है। ये सारे चैप्टर्स हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। डाटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, एक सेंसेक्स मेथड और एक सैंपल मेथड के थ्रू। सेंसेक्स मेथड क्या होता है हमारा, जब ओवरऑल डाटा कलेक्ट हो रहा होता है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, किसी को स्किप नहीं किया गया। सैंपल यानी कि बीच बीच में आपने सैंपल सेट कर दिया डाटा कलेक्ट करते टाइम। ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज करना एरे ऑफ डाटा और टेलीबार्स के थ्रू। टेलीबार, ये एरे ऑफ डाटा और टेलीबार्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, या क्या होते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी। अभी आप इतना ही समझ रहे हो कौन से स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, टेबल, ग्राफ और डायग्राम्स के बारे में बात होती है इसमें। टैबुलर फॉर्म में, अभी मैंने बताया था, टैबुलर फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, या पाई चार्ट्स के फॉर्म में। आप एनालिसिस ऑफ डाटा, परसेंटेज मेथड लगाने वाले हो, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा लगाने वाले हो, इंटरप्रेट ऑफ डाटा, डाटा को कैसे समझने वाले हो, क्या गैप आया, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, कितना आपके बीच में इस साल से उस साल की परसेंटेज में क्या फर्क आया, इस टर्म से उस टर्म की रिजल्ट में क्या फर्क आया, एवरेज में क्या फर्क आया। तो ये इंटरप्रेट, कंक्लूड करना कि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हमें क्या कहना चाह रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। साइंस कैसे होती है, ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई कर रहे हो आप एक तरह से, परसेंटेज निकालना, एवरेजेस, मीन, मीडियन, मोड का यूज होना, साइंटिफिक मेथड्स हैं ये सारे। तो साइंस है। आर्ट कैसे है, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना, पाई चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करना, ये सब क्या है, आर्ट के थ्रू है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल कैसे, हम बात कर लेते हैं जल्दी से। डिस्क्रिप्टिव कैसे है, डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप डाटा को डिस्क्राइब करो, यानी कि पूरी तरह से उस डाटा को समझ रहे हो, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करता है। इन्फ्लुएंशियल स्टडी, इन्फ्लुएंशियल का मतलब ही अनुमान लगाना होता है, एस्टिमेट्स के बेस पर हो रहा है डाटा, तो उसको इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव, जब पूरी तरह से डाटा को डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक एक बात के बारे में कंक्लूड किया जा रहा है, ऑलरेडी कलेक्ट, ऑलरेडी जो डाटा है। इन्फ्लुएंशियल स्टडी, जब अनुमान के बेस पे डाटा कलेक्ट करा है कि पॉपुलेशन की वजह से ये सब हुआ, इस वजह से ये डाटा कलेक्ट हुआ, एस्टिमेटेड डाटा है जो आपके पास। नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पर, लिमिटेशंस, जो कि हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, स्कोप का ही पार्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं हम। लिमिटेशंस क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले तो लिमिटेशन वही है जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है सर। क्वालिटेटिव फैक्टर, किसी बच्चे के 9th में मार्क्स कम आए, वो बहुत बीमार था या उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, उसको कोई लेना देना नहीं है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को। वो सिर्फ 8, 9, 10th के अगर मार्क्स की परसेंटेज निकाल रहा है तो वो लो ग्रेड्स दिखा देगा 9th के अंदर। इट डजेंट मैटर कि उसके क्वालिटेटिव फैक्टर्स की वजह से वो नंबर, क्वांटिटेटिव फैक्टर पे उसके इफेक्ट पड़ा। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, टीम को स्टडी करता है, अकेले फैक्ट को नहीं स्टडी करता। जो जो करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट थे उनको ही हम दोबारा से, होमोजेनिटी ऑफ डाटा, डाटा एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के स्टडी से रिलेटेड आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, किसी और बच्चे का आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, होमोजीनियस होना चाहिए डाटा आपका। प्रोन टू मिसयूज, मिसयूज बहुत होता है स्टैटिस्टिक्स का। आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चे के पहली क्लास में 10 मार्क्स आए, पहले टर्म में 10 मार्क्स आए, दूसरे में 20 आए, तीसरे में 30 आए, मान लेते हैं कि 30 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है। 60 मार्क्स कंक्लूड करें। दूसरे बच्चे के
पहले में 30 आए, 25 आए, लास्ट में 5 आए, उसके भी 60 मार्क्स ही आए तीनों टर्म्स में। अगर हम इनका एवरेज निकालें, फाइनल में एवरेज निकाल दिया इन तीनों का, अगर हम इनका एवरेज ही निकाल रहे हो तो दोनों का एवरेज 20-20 ही आएगा। कहीं ना कहीं मिसयूज हो गया स्टैटिस्टिकल का, स्टैटिस्टिकल डाटा का मिसयूज हो चुका है कहीं ना कहीं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। यूज बाय एक्सपर्ट्स, आपको मीन मीडियन मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ये सब मेथड आपको लगाने आते हैं तो ही आप अच्छे से आप कर पाओगे, वरना तो स्ट्रेटजीज आपकी बस की बात नहीं है। इंडिविजुअल फैक्ट से डील नहीं करता, खूब सारे फैक्ट्स चाहिए, मतलब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल फैक्ट्स नहीं होता। बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड अप्रोक्सीमेशन, अनुमान के ऊपर भी बेस्ड है स्टेटिस्टिक्स। अनुमानित मानित रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड हो जाता है, अनुमान लगा लेते हैं हम इस चीज के ऊपर, तो हम अनुमान के थ्रू स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट प्रेजेंट कर देते हैं, जो कि गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी। फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कुछ बुक हैं जिनमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स अलग दे रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस अलग दे रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर गवर्नमेंट अलग दे रखा है। बट आप ये कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट है। आप मुझे अलग अलग करने को कहोगे, मैं अलग अलग भी आपको समझा दूंगी, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम सिलेबस कर रहे हैं सारा, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं पहले फोकस कर लेती हूँ, जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम, हमारे पास टाइम बचता है तो हम उनको कवर कर लेंगे, या क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है तो क्वेरी सेशन में कवर कर लेंगे आप। फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, हमारे क्या क्या फंक्शन और क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करता। क्वांटिटेटिव फॉर्म जल्दी समझ में आता है हमेशा। नेक्स्ट वन, इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब ये इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल क्या होता है? सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या इनकम चल रही है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी को, और टर्शरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट। हमारे 10th में भी एक क्वेश्चन था, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, कौन सा कितना इंटरडिपेंडेंट है किसके ऊपर। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करती है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्ट्रांग है इंडिया का, तो ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही पता लगा हमें कि हमारा प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन देता है, कितनी अर्निंग चल रही है उनके बीच में कंपैरिजन हमें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही पता लगता है। उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन कैसे करता है। इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करता है 2018 में क्या हमारी नेशनल इनकम रही, 2019 में हमारी क्या रही, 2020 में क्या होने वाली है। टाइम पीरियड के बीच में कंपैरिजन करना, या हम ईयरली बेस ना कह के मंथली बेसिस पर भी बात कर सकते हैं। जब टाइम पीरियड के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, वो भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हो रहा होता है, तो ये सारी सिचुएशन भी हमें स्टैटिस्टिक्स देती है। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, कि अब ये पॉलिसी आ जाना चाहिए, ये लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोलैबोरेट कर लेना चाहिए। ये सारा क्या स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू पता लगता है कि इनपुट, कि हमें ये दिक्कतें फेस करनी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, तो इसलिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोलैबोरेट कर लेना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट वैट लग रहे हैं, तो ये सारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या है हमारी, कि कैसे कैसे इकोनॉमिक फोरकास्ट कर पाते हैं, यानी कि आज हमारी सिचुएशन क्या है और कल हमारी सिचुएशन क्या होने वाली है। मींस फॉर एग्जांपल, आज हम कितना कम, मतलब 2018 में ये सिचुएशन है, 2019 में ये सिचुएशन है, हमने 2019 में क्या क्या किया है, जिस जिस कारण से हमारे 2020 पर इफेक्ट पड़ गया, कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं हमारी, उन पॉलिसीज की वजह से हमारे इन ईयर के ऊपर फर्क पड़ा, तो हम उसको इकोनॉमिक फोरकास्ट कहते हैं। 2018 में, 2019 में डिमोनेटाइजेशन आया हमारा,
डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ा 2019 पे, डीमोनेटाइज जीएसटी आया हमारा, जीएसटी का इफेक्ट पड़ना, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है। ऑलरेडी इकोनॉमिक फोरकास्ट होती है कि हमारे क्या 2020 में ये सब हो रहा है तो 2021 पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इकोनॉमिक फोरकास्ट कर लेना ऑलरेडी। इसके बाद इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। सप्लाई कितनी जा रही है हमारी, क्या क्या इनकम है हमारी, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे कंट्रीब्यूट, डिमांड क्या है हमारी, कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड हुआ हमारा, वो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के बारे में भी हमें स्टैटिस्टिक्स गाइड करता है। इसके बारे में ये जो आपको डायग्राम है ये अभी समझ नहीं आएगा। अब जल्दी से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से दे रखा है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स दे रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस अलग से दे रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर गवर्नमेंट दे रखा है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वो कवर करवा रही हूँ इस समय। उसके अलावा भी अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट रहा तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के बारे में कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन से डील करता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं क्वालिटेटिव डाटा से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन से डील करता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम इंटर सेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन के बारे में बात करता है। ये इंटर सेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब ये है यहाँ पर कि ये डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन सेक्टर्स के बीच में कंपेयर करना, कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा कमा रहा है, कौन सा सेक्टर किसके ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारे 10th में भी ये क्वेश्चन था कि कैसे कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम कैसे कह देते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारा जो कंपैरिजन है ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमें अवेलेबल होता है और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हमें समझ में आता है कि डिफरेंट सेक्टर के बीच में हम कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। 2018 में हमारी नेशनल इनकम क्या थी, 2019 में क्या, 2020 में क्या होने वाली है। डिफरेंट ईयर्स के बीच में कंपैरिजन, डिफरेंट मंथ्स के बीच में कंपैरिजन, डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में जब जब कंपैरिजन, ये हमें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही पता लगता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होना यानी कि पॉलिसीज का डिसाइड होना, फॉर्म होना कि हमें 2018 में 2019 के अंदर हमें क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोलैबोरेट करना पड़ गया कि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जीएसटी को फॉर्म करना है। तो हमें कुछ कमियां रही होंगी हमारे पिछले सालों के अंदर, इसी कारण से हमने नए साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोलैबोरेट करने के बाद हमने कुछ पॉलिसीज और कुछ लॉज बना दिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। हम फोरकास्ट कर पाते हैं कि 2020 के अंदर लॉकडाउन की वजह से हमारे 2021 के अंदर क्या क्या नुकसान होने वाले हैं हमें हमारे 2021 की नेशनल इनकम के ऊपर। तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के साथ आ जाएंगे। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी क्या क्या सप्लाई रही है इकोनॉमिक्स के अंदर और क्या क्या डिमांड रही है हमारी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको थोड़ा सा कम समझ में आने वाला है। ये हमारे सप्लाई का कॉलम होता है, ये हमारे डिमांड का। कहाँ पर वो दोनों इक्विलिब्रिएट हो रहे हैं, कहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, कितनी सप्लाई है हमारी इक्विलिब्रियम की और कितनी हमारी डिमांड है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डिसाइड कराता है। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। 2020 के अंदर लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है हमारी, उसका क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। ये कॉज था 2020, नेचुरल फैक्टर हमारा एक कॉज रहा है। उसका जो इफेक्ट है वो 2021 2022 जब जब जितने 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 सालों पर रहेगा, उस इफेक्ट के बारे में हम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से पता कर पा रहे हैं। हम ये जान पा रहे हैं कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग दोबारा से क्योर हो चुके हैं। ये सारी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास प्रेजेंट हो रही है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रोडक्शन थ्योरी, कंजप्शन थ्योरी। तो जो हम बात करते हैं अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में बात करता है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ये सारी जो थ्योरीज होती हैं ये भी हमें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही प्रोवाइडेड होती है इकोनॉमिक्स के अंदर।
तो ये सारे बेनिफिट्स हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स के थ्रू। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या कवर किया। हम अपने सिनॉप्सिस पर दोबारा चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वो चीज़ है जो स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बारे में बात कर रही होती है। बेसिक टर्म्स स्कार्सिटी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारी करे हैं हमने। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सब जो हमारे अर्निंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, और नॉन इकोनॉमिक जो हमारे सोशल वेलफेयर वेलफेयर के लिए होती हैं, नॉन पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती। कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हमारे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स, होमोजीनियस डाटा और कंपैरिजन, तीन चीज़ों को हम मीनिंग में कंसीडर करते हैं। फीचर्स क्या? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के बारे में डील करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होने चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं हमारे, कि हमारे पास एग्रीगेट फैक्ट्स होने चाहिए और हमारे न्यूमेरिकली होने चाहिए, मल्टीपल कॉजेज से अफेक्टेड रहता है, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलेट करने चाहिए एक दूसरे के साथ। स्टेजेस क्या रही हैं हमारी? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की। उसके बाद हमारे क्या टूल्स रहे हैं उन्हीं से स्टेजेस से रिलेटेड, उनके क्या टूल्स हैं, क्या लिमिटेशंस रही हैं और क्या हमारे इम्पोर्टेंस और एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, कलेक्शन ऑफ डाटा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, एक चीज़ और बहुत कॉमनली हमें बुक्स में देखने को मिल जाती है, वो है डिस्ट्रस्ट की, कि डिस्ट्रस्ट क्या है। ये डिस्ट्रस्ट क्या है, डिस्ट्रस्ट किसके रिलेटेड है ये वर्ड? ये डिस्ट्रस्ट लास्ट में आपको एक टॉपिक मिल जाएगा थोड़े बॉक्सेस वगैरह में। यहाँ पे डिस्ट्रस्ट का मतलब ये है कि कैसे जब हम स्टैटिस्टिक्स पर विश्वास ना कर पाए तो उसको हम डिस्ट्रस्ट कह पा रहे हैं इसके अंदर। जब हम उसकी मेथड्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते तो डिस्ट्रस्ट होता है। एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल मेथड्स में कोई गलती नहीं है, स्टैटिस्टिशियन जैसे उसको प्रेजेंट करते हैं वो गलत हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक में डिस्ट्रस्ट करने का कोई लेना देना नहीं है। मतलब स्टैटिस्टिक कोई धोखेमंद चीज नहीं है। स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मैनिपुलेट कर देते हैं रिजल्ट्स को। तो डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू नहीं है, स्टैटिस्टिशियंस के थ्रू है। तो प्लीज मेक श्योर दैट। इसके अलावा और कोई और भी डाउट चैप्टर 1 में अगर किसी को होगा तो श्योर, मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, बट अगर फिर भी आपको रह चुका होगा तो आप मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट एट लास्ट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।